अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स। इस वजाहती तज्जिया में हम एक बहुत ही हैरत अंगेज मुआशी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। कभी सोचा है कि हुकूमतें अचानक अपनी ही करेंसी को तबाह क्यों कर देती हैं या उसकी शक्ल क्यों बदल देती हैं? जब किसी मुल्क का पैसा कचरे के बराबर हो जाए तो क्या सिर्फ उस पर से कुछ सिफर यानी जीरोज हटा देने से मसला हल हो जाता है? चलिए इस जीरो सम गेम के पीछे छुपी हकीकत को खोल कर देखते हैं। जरा इस आदत पर गौर करें। 10 मिलियन यानी पूरा 1 करोड़। ये कोई मामूली आदत नहीं है, बल्कि ये ईरानी हुकूमत का छापा गया तारीख का सबसे बड़ी मालियत का नया बैंक नोट है। 10 मिलियन रियाल का नोट। सोचिए, रोजमर्रा की आम खरीदारी के लिए लोगों को कितनी बड़ी मिकदार में कैश उठाना पड़ता होगा, तभी ऐसी नौबत आई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन झटका है। इस 10 मिलियन रियाल के इतने बड़े नोट की असल कदर जानते हैं कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 7 अमरीकी डॉलर, या अगर हिंदुस्तानी रुपए में देखें तो तकरीबन 650 रुपीस। बस इससे साबित होता है कि नोट पर लिखा हुआ बहुत बड़ा अदद जरूरी नहीं कि किसी मुल्क की मौशी ताकत बताए। असल बात तो यह है कि उस नोट से हकीकत में खरीदा क्या जा सकता है। ये बड़ा नोट असल में एक बहुत गहरी मौशी बीमारी की वाज़िया अलामत है। तो सबसे पहले इस बीमारी की अलामात पर बात करते हैं, यानी जब करेंसी शदीद दबाव में आती है तो क्या होता है? हुआ कुछ यूं कि पिछले सिर्फ 1 साल में रियाल ने अपनी 40% कद्र खो दी है। और अगर हम 1971 से अब तक का हिसाब लगाएं तो ये करेंसी 3500 गुना से ज़्यादा गिर चुकी है। इस तबाही के पीछे कई ठोस असबाब हैं। सख्त अमरीकी पाबंदियों ने तेल से आने वाली आमदनी का गला घोंट दिया है। ऊपर से खित्ते की कशीदगी ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए। नतीजा ये निकला कि आम लोगों को बैंकों में नकदी की दस्तयाबी का मसला पैदा हो गया और बैंकों ने रकम निकालने पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अब आते हैं इस बीमारी के उस इलाज की तरफ जिसे हुकूमतें आम तौर पर आजमाती हैं, जिसे मुआशी ज़बान में रीडिनोमिनेशन कहते हैं। ये रीडिनोमिनेशन आखिर भला क्या है? आसान लफ्ज़ों में, ये किसी मुल्क की करेंसी की कदर को दोबारा सेट करने का अमल है। जब महंगाई आसमान से बातें करने लगे और पुराने नोटों की कोई औकात न रहे, तो हुकूमतें पुराने नोटों के आखिर से कई सिफर यानी जीरोज हटाकर नए नोट मुतारिफ करवाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी रकम को काट छांट कर छोटा कर दिया जाए ताकि हिसाब किताब थोड़ा आसान लगने लगे। और ईरान इस वक्त बिल्कुल यही हिकमत अमली अपनाने जा रहा है। कानून साज इदारों ने तय किया है कि रियाल से 4 सिफर उड़ा दिए जाएं और करेंसी का नया नाम तोमान रख दिया जाए। इसका मतलब है कि 10,000 पुराने रियाल अब मिलकर सिर्फ एक नया तोमान कहलाएंगे। ये मंसूबा इस वक्त गार्डियन काउंसिल की हतमी मंजूरी का मुंतज़िर है और इसे पूरी तरह नाफिज होने में तकरीबन 2 साल लग सकते हैं। सोचने की बात यह है कि इससे आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। फ़ायदा ये होगा कि रोज़मर्रा का हिसाब किताब काफ़ी आसान हो जाएगा। सोचिए, सुपरमार्केट में सिर्फ डबल रोटी या दूध खरीदने के लिए अब लाखों या करोड़ों का हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा। इससे दफ्तर और मालियाती कैलकुलेशंस में आने वाली दुश्वारी काफ़ी हद तक कम होगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों को लिटरली नोटों से भरे थैले उठाकर घूमने से निजात मिल जाएगी। ये ज़ाहिरी तौर पर ज़हनी और अमली दोनों तरह का सुकून फराहम करता है। लेकिन क्या तारीख में ये तरीका वाकई कामयाब हुआ है? आइए देखते हैं तारीख के कुछ हैरत अंगेज करिश्मे और नाकामियां। तारीख ऐसे इंतहाई कदमों से भरी पड़ी है। 1944 के ग्रीस को ही ले लीजिए, जहां महंगाई इस कदर ज्यादा थी कि हर 28 घंटे में कीमतें दुगनी हो रही थीं। मजबूरन उन्हें अपनी करेंसी से 14 सिफर हटाने पड़े। फिर 1946 में हंगरी ने तो हद ही कर दी और पूरे 21 सिफर हटा दिए। लेकिन 1948 की जर्मनी की मिसाल सबसे शानदार है। उन्होंने नई करेंसी निकाली और सीधा मनी सप्लाई को 93% तक गिरा दिया। ये कदम इस कदर कामयाब रहा कि सनाती पैदावार में फौरन इजाफा हुआ और मईशत तेजी से चल पड़ी। अब आते हैं वहां जहां ये प्लान वाकई एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ब्राजील का 1994 का रियल प्लान एक मुआशी जादू था। उन्होंने नए नोट छापने से पहले एक वर्चुअल करेंसी
URV متعارف کروائی۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں سے مہنگائی کی سوچ کو نکالنا تھا، اور واقعی اس نفسیاتی کھیل نے ماہانہ مہنگائی کو 40% سے گرا کر 1 سے 3% پر لا کھڑا کیا۔ اسی طرح 2005 میں ترکی نے جب 6 صفر ہٹائے تو اس کے پیچھے IMF کا ایک ٹھوس مالیاتی پلان تھا جس نے عام عوام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مکمل طور پر بحال کر دیا۔ مگر ذرا ٹھہریے، تصویر کا دوسرا رخ بہت خوفناک ہے۔ اگر ایسی ٹھوس اصلاحات کے بنا صرف صفر ہٹائے جائیں تو نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے۔ زمبابوے کی مثال سامنے ہے۔ 2009 میں انہوں نے 12 صفر ہٹائے، لیکن حکومت نے تھتر کی طرح اندھا دھند نوٹ چھاپنا جاری رکھا۔ نتیجہ بے روزگاری 94% تک پہنچ گئی، اور 2001 میں ارجنٹینا میں سینٹرل بینک کی آزادی کو سیاسی مقاصد کے لیے ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سارا معاشی نظام ناکام ہو گیا۔ یعنی صفر ہٹانا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اگر معیشت کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو وہی بھیانک مہنگائی پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے۔ تو اب یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران واقعی اس بڑے علاج کے لیے تیار ہے؟ ذرا اس آنکڑے کو غور سے سنیں۔ 72%۔ جون 2024 تک کے فگرز بتاتے ہیں کہ ایرانی حکومت کا اپنے ہی سینٹرل بینک کی طرف قرضہ پچھلے سال کے مقابلے میں 72% بڑھ چکا ہے۔ یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ حکومت اپنے عام خرچے پورے کرنے کے لیے مسلسل قرض لے رہی ہے، اور یہی چیز صرف اور صرف مزید مہنگائی کو ہوا دے رہی ہے۔ اگر ہم انہی پچھلے تاریخی تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو اس وقت ایران میں کامیابی کی بنیادی عناصر مکمل طور پر غائب ہیں۔ حکومت کا مالیاتی خسارہ بہت شدید ہے، جسے دھڑا دھڑ نئے نوٹ چھاپ کر پورا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سینٹرل بینک کے پاس وہ قانونی خود مختاری ہی نہیں ہے جو مہنگائی کو تھامنے کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا اعتماد اپنی کرنسی پر اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ وہ ڈر کے مارے اپنی بچت سے فوراً سونا اور ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہیں تاکہ ان کا جمع کیا ہوا پیسہ مٹی نہ بن جائے، اور انہی سب وجوہات کی بنا پر لوگوں کی اجرتوں میں اضافہ ہمیشہ مہنگائی کی اس تیز رفتار سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو اور حقائق کو سمجھنے کے بعد ہم آخر میں ایک بے حد اہم اور چھبنے والے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ کیا صرف کرنسی کے نوٹوں سے صفر ہٹا کر اس کی شکل بدل دینا واقعی کسی ملک کی گہری اور بنیادی معاشی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے برازیل کی شاندار کامیابی اور زمبابوے کی ناکامی کی مثالوں سے دیکھا، جب تک مالیاتی ڈسپلن نہ لایا جائے اور اداروں کو آزاد نہ کیا جائے، تب تک کوئی بھی نئی کرنسی صرف اور صرف ایک ظاہری دھوکہ یا وقتی سہارا ہی ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا یہ آنے والا نیا معاشی قدم آخر کیا گھل کھلاتا ہے۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔